नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज वन इंडिया में और मैं हूं आपके साथ श्रेया पाल। चलिए शुरुआत करेंगे इस वक्त की तमाम बड़ी और अहम खबरों की। जहां संसद का विशेष सत्र बुलाया गया 18 से 22 सितंबर तक विशेष सत्र चलेगा। एक देश एक चुनाव का सरकार बिल ला सकती है और संसद के विशेष सत्र में 5 बैठकें होंगी। मोदी सरकार में पहली बार ये विशेष सत्र बुलाया गया है। साथ ही आपको बता दें कि प्रहलाद जोशी जो कि संसदीय कार्य मंत्री हैं, उनकी तरफ से ये जानकारी ट्वीट करके साझा की गई और बताया गया लोकसभा और राज्यसभा में 5-5 बैठकें होंगी। उस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि अब संसद का ये विशेष सत्र बुलाया गया जो कि 18 सितंबर से शुरू होकर 22 सितंबर तक चलेगा। लोकसभा और राज्यसभा में इसमें 5-5 बैठकें की जाएंगी और इस बैठक में और संसद जो बुलाया गया विशेष सत्र, इसमें किन किन प्रस्तावों पर मोहर लग सकती है, कौन कौन से प्रस्तावों पर कौन कौन से मुद्दों पर चर्चा की जा सकती है, ये काफी अहम होगा। क्योंकि अब जिस तरह से देखिए कि मोदी सरकार में ऐसा पहली बार हुआ है जब ये विशेष सत्र बुलाया गया है और 18 सितंबर से लेकर 22 सितंबर तक ये विशेष सत्र चलने वाला है, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा में 5-5 बैठकें की जाएंगी। तो ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे, जहां आपको बताते चले कि ये मोदी सरकार में पहली बार विशेष सत्र बुलाया गया। इसकी जानकारी प्रहलाद जोशी ने ट्वीट कर जानकारी साझा की, जो कि संसदीय कार्य मंत्री है, उनकी तरफ से ये जानकारी साझा की गई है। अब देखना होगा कि क्या कुछ अहम प्रस्ताव होते हैं जिन पर मोहर लगती है, क्योंकि इससे पहले अगर हम देखें तो मॉनसून सत्र के दौरान कई ऐसे प्रस्ताव थे जिन पर चर्चा नहीं हो पाई थी। विपक्ष की तरफ से हंगामा किया गया था, जिस पर सदन को स्थगित करना पड़ा था, जो कि 20 जुलाई से 11 अगस्त तक चला था। उस दौरान काफी ऐसे प्रस्ताव थे, मुद्दे थे जिन पर चर्चा होनी थी लेकिन नहीं हो पाई थी। क्या उनमें से वो अहम प्रस्ताव होंगे जिन पर चर्चा की जाएगी, या और आगामी चीजों को देखते हुए क्या कुछ रणनीति बनती है, क्या यहाँ पर चर्चा होगी, वो देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा। क्योंकि 18 सितंबर से लेकर 22 सितंबर तक ये सदन चलने वाला है, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ही 5-5 बैठकें होंगे। साथ ही आपको बता दें कि संसदीय मंत्री प्रहलाद जोशी की तरफ से ये जानकारी ट्वीट करके साझा की गई है। तो ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि अब जिस तरह से देखिए कि जब 20 जुलाई से लेकर 11 अगस्त तक मॉनसून सत्र चल रहा था, उस दौरान कई मुद्दे थे जिन पर चर्चा नहीं हो पाई थी। क्योंकि हम जिस तरह से देखें कि अब मणिपुर का जो मुद्दा था उसको लेकर भी यहाँ पर काफ़ी हंगामा देखने को मिला। और अब जिस तरह से देखिए कि ये सदन चलने वाला है, इसमें क्या कुछ चर्चा होगी ये वक्त ही बताएगा। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। इस बीच एक और अहम अपडेट, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अडानी ग्रुप के मामले को लेकर केंद्र सरकार पर हमला किया। उन्होंने कुछ विदेशी न्यूज़पेपर की रिपोर्ट का जिक्र करते हुए कहा कि 2 बड़े अंतर्राष्ट्रीय अखबारों ने गंभीर सवाल खड़े किए। इन पेपर का असर भारत की छवि और निर्देश पर पड़ता है और उन्होंने कहा कि पीएम मोदी का एक करीबी ने $1 बिलियन का इस्तेमाल शेयर के लिए किया और सवाल उठता है कि किसका पैसा है, अडानी का या और किसी का। इसकी जांच होनी चाहिए। Is that the gentleman who has done the investigation, right? He is today an employee of Mr. Adani. What does that tell you about the nature of investigation that the gentleman did, right? So it is pretty clear that no investigation took place, and the only reason no investigation took place is because the Prime Minister didn't want an investigation to take place. Mr. Adani cannot stop an investigation. The Prime Minister can. With regards to the India alliance, this is a national issue. This is not an issue of any one party. This is a national issue. This is an issue that affects India's reputation, right? Especially because now there is the G20 taking place, and India's reputation and the Prime Minister's reputation is on the line. There are 20 guests coming, and right in front of them, 2 of the biggest financial dailies in the world have said that the Prime Minister is involved with Mr.
आगे बढ़ेंगे जहां सीएम शिवराज ने रक्षाबंधन के पावन अवसर पर सिवनी मालवा के चांदगढ़ कुटी में हीरापुर वाले संत पुष्प खंदनपुरी जी महाराज के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। साथ ही भगवान शिव, मां राज राजेश्वरी देवी और भगवान गणेश की पूजा अर्चना की, जहां पर उन्होंने प्रदेशवासियों के सुख और समृद्धि की प्रार्थना भी की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी अपनी बहनों के साथ रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया। उन्होंने बड़ी बहन अंजनी सोरेन से रक्षा सूत्र बंधवाया। इस मौके पर सीएम ने रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर समस्त राज्यवासियों को अनेकानेक शुभकामनाएं दी और कहा, आप सभी स्वस्थ रहें, सुखी रहें, यही कामना करता हूं। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रक्षाबंधन के मौके पर ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि आज रक्षाबंधन के अवसर पर दुमका जिले के शिकारी पाड़ा प्रखंड से बहन मती सोरेन जी और मसलिया प्रखंड के रांगा पंचायत से बहन निर्मला किस्कू जी ने भी राखी बांधी। आप दोनों सुखी रहें, खुशहाल रहें, यही कामना करता हूं। आपका भाई हमेशा आपके साथ है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रक्षाबंधन के मौके पर प्रदेश और देशवासियों को शुभकामनाएं दी और बधाई दी और कहा कि आज के दिन हम सभी को महिलाओं की सुरक्षा एवं उनके सशक्तिकरण का संकल्प भी लेना चाहिए। तो आपको बता दें कि अब लगातार जो नेता हैं उनकी तरफ से भी राखी बंधवाकर तमाम जो तस्वीरें हैं वो शेयर की जा रही है, ट्वीट भी किया जा रहा है। साथ ही नीतीश कुमार की तरफ से भी ये ट्वीट किया गया और सभी बहनों को रक्षाबंधन के अवसर पर शुभकामनाएं देते हुए नजर आए। साथ ही उन्होंने कहा कि रक्षाबंधन के अवसर पर सभी बहनों को प्यार एवं स्नेह हमारी तरफ से, क्योंकि रक्षाबंधन प्यार और स्नेह का त्यौहार है, सभी को शुभकामनाएं देते हुए नजर आए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट कर लिखा कि संस्कृत दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। उन्होंने आगे लिखा कि इस खास अवसर पर संस्कृत भाषा के पुनरुद्धार और प्रचलन को बढ़ावा देने की जरूरत है और हमारी नई पीढ़ी को इस भाषा के बारे में जानने और इसके बारे में ज्ञान प्राप्त करने के लिए और जागरूक करने का संकल्प भी लेना चाहिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का ट्वीट संस्कृत दिवस की शुभकामनाएं देते हुए किया। तो आपको बता दें, जहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से ये ट्वीट किया गया संस्कृत दिवस की उपलक्ष्य में, जहां संस्कृत दिवस की शुभकामनाएं देते हुए नजर आए मुख्यमंत्री मनोहर लाल। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने सभी को संस्कृत दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं दी। वाराणसी और हरिद्वार की तर्ज पर भव्य महाआरती का आयोजन वासुकीनाथ स्थित शिवा गंगा घाट पर किया गया। महाआरती के मंत्रोच्चारण से पूरा वासुकीनाथ गूंज रहा था। महाआरती के लाइव कवरेज के साथ साथ रूट लाइन पर एलईडी स्क्रीन के माध्यम से दिखाने की व्यवस्था भी की गई। बता दें कि शिवगंगा के तट पर और मुख्य मंदिर के आसपास भव्य सजावट की गई थी। वहीं शिवगंगा के चारों तरफ साफ सफाई के साथ लाइटिंग की पूरी व्यवस्था भी की गई थी। तो सुपौल में आज सभी जगहों पर भाई बहन का पवित्र त्यौहार रक्षाबंधन काफी हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। तस्वीर में देख सकते हैं कि किस तरह से बहन भाई को तिलक लगा रही है और आरती कर रही है। बता दें कि बहन भाई को राखी बांधकर उनकी रक्षा हेतु एवं लंबी उम्र के लिए कामना करती है, वहीं भाई बहन की रक्षा करने के लिए संकल्प भी लेता है। तो आपको बता दें, जहां आज रक्षाबंधन का पर्व मनाया गया और साथ ही सुपौल में हर्षोल्लास के साथ ये रक्षाबंधन का पर्व मनाया गया। बहन अपने भाइयों को राखी बांधती हुई नजर आई।
आगे बढ़ेंगे। देश भर में रक्षाबंधन का पूर्व जो पर्व है वो काफी ज्यादा धूमधाम से मनाया जा रहा है और रक्षाबंधन के त्यौहार की पूर्णिमा तिथि के 2 दिन पड़ने और साथ ही भद्रा का साया रहने के कारण इसको लेकर मतभेद है कि रक्षाबंधन 30 अगस्त को मनाना शुभ होगा या फिर 31 अगस्त को। पंचांग और ज्योतिषाचार्य के बीच को लेकर भी कुछ भ्रम की जो स्थिति है वो बनी हुई है। हिंदू पंचांग के अनुसार रक्षाबंधन का पर्व हर साल श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। साथ ही इस बात का विशेष ध्यान भी दिया जाता है कि रक्षाबंधन के दिन भद्रा काल नहीं होना चाहिए। वहीं बिहार में आज सुबह से ही रक्षाबंधन का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। सुबह से ही बहनों ने अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधकर भाई की लंबी उम्र की दुआ की। कैमूर में कलाकृति मंच के संस्थापक और राष्ट्रीय कला मंच प्रांत संयोजक बिहार के अमरीश ने 32 स्क्वायर फीट में राखी बनाई और जो देश की सबसे बड़ी राखी के रूप में देखा जा सकता है। ये राखी चंद्रयान 3 की तर्ज पर बनाई गई। वही राखी को वन विभाग के सामने विशाल पीपल के वृक्ष में जिलाधिकारी सावन कुमार के हाथों से बंधवाया गया। तो खबरों में आगे भी बहुत कुछ है, लेकिन वक्त ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। बढ़ेंगे खबरों की ओर, जहां आगामी विधानसभा चुनाव से पहले शिवराज कैबिनेट ने कई बड़े और अहम प्रस्तावों को मंजूरी दे दी। बैठक में कहा गया कि आशा कार्यकर्ताओं की प्रोत्साहन राशि को 2,000 रुपए से बढ़ाकर 6,000 रुपए करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इसके साथ ही हर साल यहां पर 1,000 रुपए बढ़ाए जाएंगे। आशा पर्यवेक्षकों की प्रोत्साहन राशि को 350 रुपए से बढ़ाकर 500 करने के प्रस्ताव को स्वीकृति मिली और अधिकतम 15,000 प्रतिमाह करने की ये मंजूरी दी गई। इसके साथ ही मेधावी विद्यार्थी योजना की वार्षिक आय सीमा को 6 लाख रुपए से बढ़ाकर आपको बता दें कि 8 लाख रुपए किया गया है। तो आपको बता दें, जहां अब जो मेधावी छात्र हैं उनकी राशि भी बढ़ाने की बात कही गई। शिवराज कैबिनेट में कई प्रस्तावों को मंजूरी मिली, जिसमें आशा कार्यकर्ताओं की प्रोत्साहन जो राशि है उसको बढ़ाने के लिए बात कही गई है कि उनकी जो 2,000 रुपये दिए जाते हैं उसको बढ़ाकर 6,000 रुपये किया जाए। साथ ही आपको बता दें, मेधावी विद्यार्थी योजना की वार्षिक आयु सीमा को भी बढ़ाया जाए। इसके साथ ही 6 लाख रुपए से बढ़ाकर 8 लाख रुपए कर दिया जाए। तो ये शिवराज कैबिनेट की कई कैबिनेट बैठक हुई, जिस दौरान कई जो ऐसे प्रस्ताव थे उन पर मोहर लगी है। आगे बढ़ेंगे और सीधे आपको दिखाएंगे जहां छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं आपको। आदरणीय बृजमोहन जी, आदरणीय महंत राम सुंदर दास जी, अनीता शर्मा जी, सभी उपस्थित भाइयों बहनों साथियों, सम्माननीय राष्ट्रपति जी का छत्तीसगढ़ के पावन धरती पर बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। राष्ट्रपति महोदया के आगमन छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए बहुत ही गौरव का क्षण है। आपकी इस यात्रा के लिए छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ नागरिकों की ओर से मैं आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और धन्यवाद भी देता हूं। आप राष्ट्रपति हैं, पूरे देश के मुखिया हैं, लेकिन आज आपके आने से हम छत्तीसगढ़ के लोगों को विशेष आत्मीयता का अनुभव हो रहा है, जैसे कोई अपने ही घर में आया हो। वैसे छत्तीसगढ़ से आपका पहले भी छत्तीसगढ़ आगमन हुआ है, राज्यपाल के रूप में जब झारखंड में थी। अभी आशा दीदी बता रही थी कि भिलाई में आपका आगमन हुआ था और राष्ट्रपति के रूप में रायपुर भी आई थी। तो इसके पहले भी छत्तीसगढ़ का आगमन होता रहा है। और वैसे भी छत्तीसगढ़ और उड़ीसा
सबसे लंबा सीमा छत्तीसगढ़ उड़ीसा का ही है और भौगोलिक रूप से तो जुड़ा है, सांस्कृतिक और सामाजिक रूप से भी, आध्यात्मिक रूप से भी छत्तीसगढ़ उड़ीसा का बड़ा गहरा संबंध रहा है। बड़ी संख्या में छत्तीसगढ़ में हमारे अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्ग, किसान, मजदूर लोग निवास करते हैं, वंचित लोग निवास करते हैं और लगातार अपने संवैधानिक अधिकारों को प्राप्त करने के लिए संघर्ष भी कर रहे हैं। आप संविधान के रक्षक भी हैं। आपके छत्तीसगढ़ के लोग बहुत आश्वस्त हैं और आपके सानिध्य में अपने आप को सुरक्षित भी महसूस कर रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया। नमस्कार।